गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन रिवाइज करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है अदर सोर्सेज। लास्ट लेक्चर में अपने कैपिटल गेन हेड को रिवाइज किया था। इस लेक्चर में अपन अदर सोर्सेज चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो सर इस हेड में कौन सा वाला इनकम आपका टैक्सेबल होता है? इस हेड में आपका वो वाला इनकम टैक्सेबल होता है जो पिछले 4 हेड में आपका टैक्सेबल नहीं हुआ। समझे? चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा है? इनकम नॉट टैक्सेबल इन एनी अदर हेड आर टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्सेज हेड। इस हेड में आपका इनकम वो टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए सर, हम समझ गए। चलिए सर, सबसे पहले डिविडेंड। अपने पिछले 4 हेड में कभी भी नहीं देखा कि भाई डिविडेंड टैक्सेबल हो रहा है, किसी भी हेड में नहीं हो रहा। डिविडेंड का इनकम आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है। सर कैसे टैक्सेबल होगा? सर जो भी कंपनी से डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को, वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। सर जो डिविडेंड का इनकम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से लोन लिया है, उसका हम ब्याज भर रहे हैं, तो क्या ब्याज का हमको डिडक्शन मिल जाएगा क्या उस इनकम से? फॉर एग्जाम्पल हमने डिविडेंड हमको मिला है 10 लाख रुपए का, हमको 10 लाख रुपए का डिविडेंड मिला है और हमने 3 लाख रुपए तो ब्याज ही दे दिए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या हम उसका डिडक्शन ले सकते हैं क्या इस इनकम में से? तो यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट जो आपने एक्सपेंस किया है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बट अप टू 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। मतलब जितना आपका डिविडेंड का इनकम हुआ ना, उसका बस 20% ही आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और आपने 1 करोड़ का लोन लिया था इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और 1 करोड़ पे आपने जो इंटरेस्ट पे किया है पूरे साल में, वो किया है सर 12 लाख। और आपके पूरे साल में आपको डिविडेंड मिला है 10 लाख का। अगर आप 10 लाख इनकम में से 12 लाख का रिडक्शन लेस कर दोगे तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप डिविडेंड का जो आपको इनकम होता है ना, उसमें आप डिडक्शन ले सकते हो इंटरेस्ट का, बट मैक्सिमम 20% ऑफ सच डिविडेंड इनकम। तो मतलब इस 10 लाख का आप मैक्सिमम 20% यानी कि 2 लाख का यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो। आपको 12 लाख का पूरा डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। समझे मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट। सर यहाँ पे एक प्रोविजन दे रखा है जिसका नाम है डीम्ड डिविडेंड। इसका मतलब क्या है सर? कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इनकम देती है या फिर किसी भी रूप में पैसा देती है, तो ये डिविडेंड मान लिया जाएगा और डिविडेंड के जैसे ही शेयर होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे? सबसे पहले सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ए की बात करते हैं, तो उसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब कंपनी में ऐसी लगा था, अपने शेयर होल्डर को उठा के पकड़ा दिया उसने कि ये भाई ले जा तू। तो जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो एसेट्स दे रही है ना, वो उसके हाथ में क्या मान लिया जाएगा? डिविडेंड मान लिया जाएगा और उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा जितने का वो ऐसी है। सेक्शन 2 क्लोज 22 बी क्या बोलता है? वो बोलता है अगर आप अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर दे देते हो, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देते हो। कंपनी क्या करती है? अपने शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर होल्डर से हो या उनको क्या करती है? डिबेंचर दे देती है या फिर इक्विटी या कहते हैं डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देती है। तो वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा और एज ए डिविडेंड उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर कंपनी क्या करती है? बोनस शेयर देती है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे देती है, तो वो भी क्या मान लिया जाएगा? उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा और उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। समझा? सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी बंद हो रही है, कंपनी क्या करती है ना, बंद होते होते अपनी एसेट्स को अपने शेयर होल्डर में बांट देती है। तो जितना एसेट वो बांटती है ना, उतना अपने शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या बन जाएगा सर? डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये क्या लिखा है सर? एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट का अपन मतलब समझते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी टू शेयर होल्डर्स। अब मेरी बात समझना, कंपनी ने क्या किया ना, कंपनी कह रही है हमारा 10 लाख का कैपिटल है मार्केट में, ठीक है, हम उसको 6 लाख का करना चाहते हैं, 4 लाख के हम हमारे शेयर वापस परचेज करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया ना, शेयर होल्डर्स को क्या किया? पैसा दे दिया कि हम अपना शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं, अपना पैसा कम कर रहे हैं, कैपिटल कम कर रहे हैं हम अपनी, उसके बदले में अपना पैसा पकड़ो, हमको शेयर वापस दे दो। या फिर हम क्या करेंगे ना, आपके शेयर का भाव तोड़ देंगे, रेट तोड़ देंगे, उसके बदले में आपको पैसा दे रहे हैं। तो अगर आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हो अपना, ठीक है, उसके बदले में आपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पैसा वगैरह, तो वो भी आपका
डिविडेंड बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। और ये सर कितना डिविडेंड बनेगा, जितना कंपनी का रिजर्व सरप्लस है, जितना कंपनी का क्या सर रिजर्व सरप्लस है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी का बैलेंस शीट है, यहां लिखा है शेयर कैपिटल, यह है सर 10 लाख रुपए, यहां लिखा है रिजर्व सरप्लस, ये है सर 5 लाख रुपए। कंपनी ने क्या किया ना, कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर होल्डर को 15 लाख की, ये क्या हो रहा है भाई, 15 लाख की एसेट बांट दी, 15 लाख की एसेट बांट दी। तो सर क्या पूरा 15 लाख रुपए शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड बन जाएगा क्या, नहीं, जितना कंपनी का रिजर्व सरप्लस है वहीं तक डिविडेंड बनेगा। मतलब सिर्फ 5 लाख रुपए तक का है उसका डिविडेंड माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, बाकी वाला अमाउंट डिविडेंड नहीं माना जाएगा। समझ गए मेरी बात को, डिविडेंड कितना माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। समझे मेरी बात को, सर समझ गए हम यहाँ पे। चलो एग्जाम ऐसा कर सकते हैं ना, कैसे को बोल देंगे इतना रिजर्व सरप्लस है कंपनी का और इतना एसेट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने शेयर होल्डर्स को, तो बताओ डीम्ड डिविडेंड कितना बनेगा, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी का वहीं तक डीम्ड डिविडेंड बनेगा, उसके ऊपर वाला अमाउंट आपका डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। चलो सर लोन और एडवांस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है मतलब प्राइवेट कंपनी कह सकते हो, जिसमें पब्लिक ने पैसा नहीं लगा रखा है, प्राइवेट कंपनी कह सकते हो, या फिर पब्लिक कंपनी जिसने अभी तक अपने शेयर लिस्ट नहीं किए। ठीक है, एडवांस लोन और एडवांस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, कौन से वाले शेयर होल्डर, जिन्होंने 10% से ज्यादा वोटिंग पावर अपने पास होल्ड करके रखा है। ठीक है, हैविंग 10% और मोर वोटिंग पावर। और कंपनी लोन और एडवांस देती है ऐसी एंटिटी को या ऐसी फर्म को जिसमें उसका शेयर होल्डर 20% से ज्यादा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। समझा मेरी बात को, देखो क्या लिखा है यहाँ पे ये लिखा है, देखो एक तो कंपनी है ये शेयर होल्डर को लोन देती है जिसने 10% से ज्यादा का वोटिंग पावर रखा है अपने पास, तो ये उसके हाथ में डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। या फिर कंपनी क्या करती है, किसी दूसरी फर्म को लोन देती है जिसके अंदर इस बंदे ने 20% से ज्यादा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अपने पास रखा है, चाहे तो पीएसआर रखा है या फिर कंपनी है तो उसने शेयर्स रखे हैं अपने पास, तो ये भी इस बंदे के हाथ में क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। कितना आसान है ना, कुछ नहीं है यार। देखो कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ देती है, एसेट्स देती है, डिवेंचर देती है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट देती है, या फिर बोनस देती है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को, या फिर लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट्स बांट देती है, या अपने शेयर कैपिटल को कम करने के लिए कुछ पैसा बांट देती है, तो ये शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड बन जाएगा। कितना बनेगा सर, अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब रिजर्व सरप्लस जितना है उतना डिविडेंड बन जाएगा। सेकंड, लोन एडवांस देती है कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी है जिसमें जनता ने पैसा नहीं लगा रखा है, या तो ऐसे शेयर होल्डर को देती है इसके पास 10% से ज्यादा का वोटिंग पावर है, या फिर ऐसी कंपनी या फर्म को देती है जिसमें उस बंदे ने 20% से ज्यादा पीएसआर या फिर वोटिंग पावर होल्ड कर रखा है, तो भी उस बंदे के हाथ में क्या बन जाएगा सर, डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। सर आगे समझना, सर डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा, डीम्ड डिविडेंड अगर नहीं बनेगा अगर ऑर्डिनरी कोर्स में अगर लोन देते हैं तो, मतलब कंपनी ऐसी है कि लोन देने का काम है उनका, या फिर बैंक वगैरह है तो उनका काम ही क्या लोन देना, तो उसके एम्प्लॉय को उसने लोन दे दिया या उसके शेयर होल्डर को लोन दे दिया उन्होंने, तो उनका ऑर्डिनरी कोर्स है ना वो, तो उसमें वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। सर आपका शेयर होल्डर आपके साथ बिजनेस डील भी करता है, आपको वो गुड्स प्रोवाइड करता है, उसके बदले में आप उसको पैसा देते हो। ठीक है, आपने उसको एडवांस दे दिया कि भाई ये मेरे को माल चाहिए कल या परसों, तो इसके लिए एडवांस ले ले, तो वो उसके हाथ में डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा क्योंकि आपका ट्रेड एडवांस है। समझ गए सर। अगला, अमाउंट गिवन बाय बेनिफिट, अमाउंट गिवन फॉर बेनिफिट गिवन बाय शेयर होल्डर टू कंपनी, शेयर होल्डर ने कोई सर्विस दी है कंपनी को, मैनेजरियल या फिर कंसल्टेंसी सर्विस दी है, उसके बदले में कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा देती है, तो वो भी उसके हाथ में डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है वो आपका कैजुअल इनकम, मतलब ऐसे ही आपको इनकम हो गया, आपने जुआ सट्टा खेला आपको पैसा मिल गया, वो आपका रहता है कैजुअल इनकम, और कैजुअल इनकम पे सीधा 30% टैक्स लगता है, मतलब जितना आप जीतोगे उतना आपका 30% टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 दाव खेले जुए के, एक में आपने 15,000 रुपये जीत लिए और एक में आपने 20,000 रुपये हार गए, तो क्या होगा ना, क्या होगा, सीधा 15,000 पे आपका 30% टैक्स लग जाएगा। समझा, ये होता है कैजुअल इनकम पे टैक्सेशन। सॉरी, इसको आपने 15,000 रुपये जीते, 20,000 रुपये हारे और आपने फिर 30,000 रुपये जीत लिए, तो इनका जो इनकम बनेगा ना उस पर आपका फिर 30% आपका टैक्स लग जाएगा। चलिए
सर ये जो इनकम आपने किया अभी कैजुअल इनकम, उसमें से किसी भी खर्चे का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, किसी भी खर्चे का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब जितना ग्रोस इनकम आएगा ना, उस पर आपका सीधा 30% टैक्स लगने वाला है। कैजुअल इनकम इंक्लूड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आपका लॉटरी लग गया, आपने कोई सट्टा लगा लिया, बेटिंग गैम्बलिंग कर लिया, कार्ड गेम ताश से जीत गए, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड एनी अदर गेमिंग इनकम। अगर यहाँ से आपको कोई भी टाइप का इनकम हुआ है तो वो आपका सारा कैजुअल इनकम माना जाएगा, उस पर आपका 30% टैक्स लग जाएगा। सर इस इनकम के अगेंस्ट में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना चैप्टर 6A का मिलेगा, ना आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलने वाला है, कोई भी लॉस का आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, और बेसिक एग्जेम्पशन का लिमिट जो आता है ना 2.5 लाख रुपए वाला, वो भी आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपको बेसिक एग्जेम्पशन का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। सर क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या करती है ना, अपने फेयर मार्केट वैल्यू, जितना शेयर का उसका फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसका मार्केट में शेयर का भाव चल रहा है 20 रुपए, वो क्या करती है ना, अपने शेयर होल्डर को 50 रुपए में शेयर इशू करती है। जितना मार्केट वैल्यू चल रहा है उससे भी ज्यादा में इशू करती है, तो बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कंपनी का इनकम बन जाएगा। वो कंपनी का क्या बन जाएगा सर, इनकम बन जाएगा। देखो क्या लिखा है, बहुत सिंपल है यार। इनकम ऑफ कंपनी कितना बनेगा सर, इश्यू कितना किया आपने और फेयर मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, दोनों का डिफरेंस आपका कंपनी का इनकम बन जाने वाला है। अगर आपका इश्यू का प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम है, मतलब यहाँ पे कैसा हुआ ना, 20 रुपए चल रहा है भाव और आपने 10 रुपए में इशू कर दिया, जो आपका 10 रुपए का जो लॉस आ रहा है ना, वो कंपनी का लॉस नहीं बनेगा, वो आपका डेड लॉस है। देखो क्या लिखा है, अगर इनकम आ रहा है तो हमको टैक्स चाहिए, अगर लॉस आ रहा है तो उसको भूल जाओ, ऐसा कहती है गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में शेयर इशू करती है, तो जो इनकम आएगा उस पर तो हमको टैक्स चाहिए, पर जो अगर लॉस आ गया तो उसको भूल जाओ, वो लॉस आपका क्या है, डेड लॉस रहने वाला है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन या इनहांस कॉम्पनसेशन। गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली क्या किया ना, आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, उस पर आपको गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको कॉम्पनसेशन दिया, और वो एक टाइम के बाद में दिया तो आपको ब्याज भी मिलेगा, आपको ब्याज भी मिलेगा। तो उस ब्याज की इनकम के अगेंस्ट में कोई डिडक्शन मिलेगा क्या, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना कॉम्पनसेशन या इनहांस कॉम्पनसेशन पे, उस पर आपको फ्लैट 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। समझ गए, जिस साल में आपको मिलता है ये ब्याज, उस साल में आपका टैक्सेबल होगा, और इस ब्याज की इनकम के अगेंस्ट में आपको सीधा 50% का डिडक्शन मिल जाएगा, बोलिए आपने खर्चा किया है या नहीं किया है, इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलने वाला। चलिए एडवांस मनी फॉरफिट की बात करें, तो आपने कोई घर आपको बेचना था, आपको वो पैसा ना टोकन मनी मिल गया था, उसके बाद उसने लेने से मना कर दिया, आपने टोकन मनी अपने पास रख लिया, तो वो कैसे टैक्सेबल होगा। अगर टोकन मनी आपको मिला है 1/4/2014 से पहले और वो आपने उसको अपने पास फॉरफिट कर लिया, तो आपका कॉस्ट में से लेस होता है, अपन ने पढ़ा था अदर सोर्सेज अपने कैपिटल गेन हेड में। सर 1/4/2014 के बाद अगर मिलता है तो आपका अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होता है, ये अपने कैपिटल गेन हेड में देखा था, वो यहाँ पे लाइन अपनी लिखी हुई है। अब अपन पढ़ते हैं टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। अगर आपको गिफ्ट मिला तो वो कैसे टैक्सेबल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, गिफ्ट मिला तो कैसे टैक्सेबल होगा। आपका गिफ्ट आपके हाथ में कैसे टैक्सेबल होने वाला है, इसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। चलिए गिफ्ट की बात करते हैं। सर अगर मान लीजिए आपको कैश मिलता है, गिफ्ट में क्या मिलता है सर, कैश मिलता है और वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मनी रिसीव्ड है, ये आपकी लिमिट एग्रीगेट चेक की जाएगी, पूरे साल में आपको 50,000 से ज्यादा हो गया एग्रीगेट, तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है, ये भी इसका भी एग्रीगेट चेक किया जाएगा। अगर आपको बिना कंसिडरेशन, बिना कुछ पैसे दिए ही आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल जाता है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिलता है, अगर आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिलता है, तो फेयर मार्केट वैल्यू और जितना आपने उसके लिए पैसा दिया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो सारा का सारा डिफरेंस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, सारा का सारा डिफरेंस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वाइज लिमिट चेक करेंगे, यहाँ पे आपका एग्रीगेट चेक नहीं करेंगे। अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन मिलता है और जो आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, स्टैंप ड्यूटी जो वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा है उस प्रॉपर्टी का, तो आपका सारा का सारा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड IFOS। अगर आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलता है और जितना आपने कंसिडरेशन उसका दिया है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है,
तो सारा का सारा अमाउंट आपका जो डिफरेंस का है तो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे एक रूल और लगता है, अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% तक है सेल कंसिडरेशन का, तो फिर क्या होगा ना, जो आपका सेल कंसिडरेशन है वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अगर फिर डिफरेंस आने की बात ही नहीं है 50,000 का, तो यहाँ पे आपका कुछ भी अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। अब मेरी बात को समझना, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ऐसा हुआ कि एसडीवी सर आपका है 3 लाख रुपए और आपने जो कंसिडरेशन लिया है वो है 2 लाख रुपए, तो दोनों का डिफरेंस कितना है सर? सर हमारा डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, और अगर मैं सेल कंसिडरेशन में 10% ऐड भी कर दूं तो 2,30,000 रुपए होता है, तो ये एसडीवी को मीट नहीं कर पाएगा, तो 1 लाख रुपए अपने हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, आपका जो एसडीवी है, एसडीवी आपका है सर 50 लाख रुपए का, और जो आपका सेल कंसिडरेशन जो आपने उससे लिया है वो लिया है सर 48 लाख रुपीज। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 50,000 से ज्यादा है, बट अगर मैं इसमें 10% ऐड कर दूं सेल कंसिडरेशन में तो एसडीवी को कवर कर लेगा, तो इसका मतलब फिर यही अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन को फिर टैक्स पे करने का जरूरत नहीं रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर आप अपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो फिगर है उससे अगर आप खुश नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो ना, वैल्यूएशन ऑफिसर को अपना केस ट्रांसफर करवा सकते हो। चलिए सर, मैंने बताया कि सर अगर आपको पैसा मिलता है, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है या फिर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है तो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। अगर उसका फेयर मार्केट वैल्यू या फिर दोनों का डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है तो कुछ कुछ जगह पर आपको गिफ्ट तो मिलता है बट आपको यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। किस किस केस में बात करते हैं सर? पहला आपका रिलेटिव से अगर आपको मिलता है तो, अगर आपके रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो आपका इस सेक्शन में टैक्सेबल नहीं होगा। सेकंड, आपको अपनी शादी के ओकेजन पे गिफ्ट मिलता है तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। सर आपके दादाजी ने आपके लिए विल लिख के गए हैं, आपके लिए एक वसीयत लिख के गए हैं, उसके थ्रू आपको कोई गिफ्ट मिला है तो आपका यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। सर डेथ पे मिल गया, टैक्सेबल नहीं होगा। सर लोकल अथॉरिटी ने आपको पैसा दे दिया, आपको पैसा किसने दिया सर? लोकल अथॉरिटी ने, तो आपका यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें तो आपने दिया है या आपको मिला है, ट्रस्ट ने दिया है या ट्रस्ट को मिला है, तो भी आपका यहां पे इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। सर आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने क्या किया ना, आपके लिए एक क्या बना दिया सर? आपका ट्रस्ट बना दिया आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए कि आपको मंथली इतना पैसा मिलता रहे, वो ट्रस्ट आपको पैसा देती है तो आपके हाथ में इस सेक्शन में टैक्सेबल नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को? और सर ये तीनों पॉइंट सेम है, ये ऐसा लिखा है कि कोविड-19 के टाइम पे अगर आपको कहीं से पैसा मिलता है, या तो आपके एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है या फिर कोई और बंदा आपको पैसा देता है अप टू ₹10 लाख, तो आपके हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा। और ये सारा का सारा पैसा आपको या फिर डेथ पे मिलता है या डेथ से पहले मिलता है, आपके इलाज के लिए मिलता है या फिर आपकी फैमिली के रख रखाव के लिए मिलता है, तो ये डेथ के 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए पैसा, तब आपके हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा। या फिर ट्रांसफर नोट रिगार्डेड एट ट्रांसफर वाले सेक्शंस में अगर आपको पैसा मिलता है तो भी आपका यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। एक बार इस सेक्शन को फटाफट से देख लीजिए आप, बहुत ही मजेदार, इतना भारी नहीं है ना, सिर्फ 50,000 की बात है यार। 50,000 कैश मिला, टैक्सेबल। एफएमवी 50,000 ज्यादा, टैक्सेबल। डिफरेंस 50,000 ज्यादा, टैक्सेबल। और सेम टू सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में यहाँ पे अपन एग्रीगेट चेक करते हैं दोनों में, उसमें अपन प्रॉपर्टी वाइज चेक करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। समझे मेरी बात को? हाँ सर समझ गए मैं यहाँ पे। नेक्स्ट सर यहाँ पे अपन ने देखा प्रॉपर्टी, तो सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या है सर? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्चुअल डिजिटल एसेट। सर समझ गए मेरी बात को? अगर ये वाला प्रॉपर्टी है, सर एक सेकंड, दिख नहीं रहा ना आपको? हाँ सर, अगर ये वाला प्रॉपर्टी है तभी इस सेक्शन में टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया आपको कि आपकी एक कार है जो आपने गिफ्ट करी है जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, आपने विदाउट कंसिडरेशन आपने गिफ्ट कर दी, कोई बात नहीं, यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो इस लिस्ट में नहीं आता। यहाँ पे कौन कौन आता है? शेयर्स, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्रॉइंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, इमूवेबल प्रॉपर्टी और वर्चुअल डिजिटल एसेट। यह वाली प्रॉपर्टी ही इस सेक्शन में कवर होती है। देखो क्या लिखा है, एनी प्रॉपर्टी एसेट रिसीव्ड अदर देन अबव एसेट्स, नो सेक्शन 56(2)(10) एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पे इस सेक्शन में टैक्सेबल नहीं होगा।
सर रिलेटिव कौन होता है? सर रिलेटिव कौन होता है? देखना मेरी बात को, रिलेटिव कौन होगा आपके लिए, ठीक है? रिलेटिव जिससे आपको गिफ्ट मिलता है वो कौन कौन होंगे आपके? आपका पति या पत्नी, स्पाउस, आपका भाई, आपकी बहन, उनके पति और पत्नी, समझ गए? आपके जीजा जी, या फिर आपके भाई की पत्नी, आपकी बहू कह सकते हैं वो, और या फिर भाई या बहन आपके पति और पत्नी के, आपके साला साली, या फिर अगर आप वाइफ हो तो आपकी ननद और आपके देवर जी, एंड देयर स्पाउस, आपकी देवरानी जी और आपके नंदोई जी, या फिर अगर आप पति हो तो आपके भाभी जी जो आपके साले साहब की वाइफ होगी, या आपकी साडू साहब आपके। लीलियन असेंडेंट, लीलियन डिसेंडेंट मतलब आपके दादा दादी या फिर आपके पोता पोती, एंड देयर स्पाउस मतलब पोता पोती के भी पति पत्नी जो भी बनेंगे वो भी आपकी क्या मान जाएंगे? रिलेटिव माने जाएंगे। ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा के भाई बहन मतलब आपके बुआ जी और आपके चाचा जी और उनके वाइफ, चाची जी और फूफा जी, वो भी आपके क्या बन जाएंगे? यहाँ पे रिलेटिव बन जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पे रिलेटिव का डेफिनेशन कवर क्लियर हुआ। इनके अलावा आपको अगर गिफ्ट देता है तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एचयूएफ की बात करते हैं। एचयूएफ का बात करते हैं। एचयूएफ के केस में आपका रिलेटिव रहेगा ओनली आपका मेंबर, आपका मेंबर ही आपका यहाँ पे रिलेटिव रहने वाला है। 56(2)(10) नॉट एप्लीकेबल ऑन बोनस शेयर रिसीव्ड, जो आपको बोनस शेयर मिलते हैं उस पर 56(2)(10) आपका नहीं लगेगा। चलिए टैक्सेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं। मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल इफ प्रीमियम एक्सीड लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80C। 80C में आपका लिमिट दे रखा है, अगर 2012 से पहले इश्यू किया तो 20%, उसके बाद किया तो 10%, 2013 के बाद में किया और अगर हैंडीकैप बंदे हो तो 15% आपका लिमिट रहेगा सम एश्योर्ड का। अगर वो लिमिट से अगर आप ज़्यादा पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हो तो आपके हाथ में क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी उसका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने पॉलिसी लिया है 1/4/2023 के बाद में, अगर आपका प्रीमियम पूरा साल का एग्रीगेट मिला के 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, अब चाहे आपका सम एश्योर्ड कितना भी हो, मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड 5 करोड़ रुपए है, तो इस लिमिट के हिसाब से आप 50 लाख का, वो 80C के लिमिट के हिसाब से आप 50 लाख का कर सकते हो प्रीमियम 10%। बट अगर आपका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है और आपने पॉलिसी लिया है 1/4/2023 के बाद में, तब भी आपका मैच्योरिटी क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल कितना होगा? कितना अमाउंट आपको मिला मैच्योरिटी पे और कितना आपने प्रीमियम पे कर दिया वो लेस कर दो, जितना आएगा वो आपका इनकम टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड IFOS। समझे मेरी बात को? चलिए सर, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से आपने पैसा कमाया 30% टैक्स लगेगा। सर ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाया 30% टैक्स लगेगा। सर अब मेरी बात समझना, 56(2) IFOS में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको कौन कौन से एक्सपेंडिचर का यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है उसके अपन यहाँ पे बात करेंगे। चलिए IFOS में आपको कौन कौन से खर्चे का यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है। अगर आपका इनकम होता है आपको यूटीआई या म्यूचुअल फंड से, यूटीआई या म्यूचुअल फंड की यूनिट से अगर आपको इनकम होता है तो उस इनकम के अगेंस्ट में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? तो आपका पहली बात तो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। सेकंड, कोई भी खर्चे का आपको उसके अगेंस्ट, इनकम के अगेंस्ट में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर आपने लोन लिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, वो भी उस इनकम के मैक्सिमम 20% तक। वो अपने डिविडेंड में बात किया था ना, 10 लाख का डिविडेंड का इनकम है तो मैक्सिमम आपको 2 लाख का इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी वो रहने वाला है। सेकंड, इंटरेस्ट का इनकम अगर आपको हुआ, अगर वो आपका पीजीबीपी या कोई अदर हेड में टैक्सेबल नहीं हुआ तो आपका अदर सोर्सेज में वो टैक्सेबल होने वाला है। इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी एंड एक्सपेंस इनकर्ड फॉर अर्निंग सच इंटरेस्ट इज अलाउड। आपने कोई खर्चा किया है उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए, वो उसका आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और ध्यान रखना, इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है ना आपको, वो टैक्सेबल नहीं होता है, उसका इंटरेस्ट जो मिलता है वो आपके हाथ में आपको टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। चलिए नेक्स्ट, एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट इनकम। सर इंटरेस्ट का जो आपको इनकम होता है ना वो एग्जेम्प्ट होने वाला है। कौन कौन सा इंटरेस्ट का इनकम आपका एग्जेम्प्ट होने वाला है? अगर आपको इंटरेस्ट होता है पीपीएफ के बैलेंस पे या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के बैलेंस पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उतना आप कितना एग्जेम्प्ट रहेगा सर? अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3,500 रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको 7,000 रुपए का यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा टोटल इंटरेस्ट अमाउंट में से। अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पे या सर्टिफिकेट पे तो वो आपका एग्जेम्प्ट रहने वाला है। वो आपका क्या रहने वाला है सर? एग्जेम्प्ट रहने वाला है। इनकम फ्रॉम रेंटिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, आपने प्लांट मशीनरी या फर्नीचर को रेंट पे देके आपने इनकम कमाया है तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है। कितना इनकम टैक्सेबल होगा?
कितना आपको रेंट मिला है और जितना आपने खर्चा किया है उसके लिए, चाहे आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा लगाओ, मतलब जो एक्सपेंडिचर आया है, रिपेयर का आया है, इंश्योरेंस का है, वो आप लेस कर दोगे। अब जो बचा है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सर आपको फैमिली पेंशन मिलता है और डेथ पे मिलता है। अगर आर्मी ऑफिसर का डेथ पे फैमिली पेंशन मिलता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर आर्मी ऑफिसर नहीं है, अदर ऑफिसर है, उनको अगर फैमिली पेंशन मिलता है तो टोटल पेंशन का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर आएगा, उतना आपको उसको उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी वाला अमाउंट उसका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे जो 15,000 का लिमिट है वो आपका 25,000 का हो जाएगा। यस सर, हम समझ चुके हैं। सर एमपी एमएलए को सैलरी मिलता है वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, बट इनको जो डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंस मिलता है, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, वो आपका एग्जेम्प्ट रहता है। सर इतना सा याद रखना है, एमपी एमएलए का सैलरी आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, वो आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। सर ये अपन देख चुके हैं कि जो आपको कॉम्पनसेशन मिलता है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, उसमें आपको फ्लैट 50% का आपको रिडक्शन यहाँ पे मिलता है। सर कुछ खर्चों का रिडक्शन नहीं मिलेगा अदर सोर्सेज में। कौन कौन से वाले खर्चों का रिडक्शन नहीं मिलेगा? अगर आपने कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर किया है जो आपने बिजनेस में लिख दिया है उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। बिना टीडीएस काटे अगर आपने इंडिया के बाहर पेमेंट कर दिया, बिना टैक्स काटे आपने इंडिया के बाहर पेमेंट कर दिया तो उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। बिना टैक्स काटे अगर आपने किसी बंदे को इंडिया के अंदर पेमेंट कर दिया तो उसका 30% का खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। आपने सिंगल दिन में सिंगल बंदे को 10,000 रुपए से ज्यादा आपने कैश पेमेंट कर दिया है तो वो खर्चा आपको यहाँ पे डिसअलाउड होने वाला है। सर कुछ एग्जेम्प्ट इनकम का मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, इसमें से अपन एक दो इनकम तो अपन क्या कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में ही। अगर एचयूएफ अपना पैसा बांटती है अपने मेंबर्स को, या फिर प्रॉफिट मिलता है पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से, या कंपनसेशन मिलता है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ डिजास्टर के नाम जो कंपनसेशन मिलता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट रहता है। एजुकेशन स्कॉलरशिप मिला है एमपी एमएलए को, जो आपका अलाउंसेस मिलता है, म्यूचुअल फंड से आपको इनकम होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको लिटरली साइंटिफिक या आर्टिस्टिक वर्क के लिए अवार्ड देती है तो अवार्ड आपके हाथ में क्या रहेगा सर? एग्जेम्प्ट रहेगा। पेंशन मिलता है, किसको मिलता है सर? गारंटर अवार्ड वाले को, पद्म भूषण पद्म विभूषण जिनको अवार्ड मिला है उसको पेंशन मिलता है तो उसको उसका पेंशन इनकम एकदम एग्जेम्प्ट रहता है। इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन सिक्किम और डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बाई सिक्किम इंडिविजुअल्स, मतलब यहाँ क्या लिखा है सर? सिक्किम में जो बंदा रहता है और जो सिक्किम से वो पैसा कमाता है वो उसके हाथ में एग्जेम्प्ट रहता है। ये ओनली ओनली इन केस ऑफ सिक्किम है। सिक्किम में कोई बंदा रहता है तो सिक्किम से ही पैसा कमाता है, और या फिर बाहर से पैसा कमाता है, ओनली कौन सा पैसा सर? इंटरेस्ट कमाता है, डिविडेंड कमाता है, या फिर सिक्योरिटी पे कमाता है पैसा, तो उसके हाथ में क्या रहने वाला है सर? एग्जेम्प्ट रहने वाला है। यहाँ आके अपना अदर सोर्सेज पूरा रिवाइज हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये रिवीजन लेक्चर कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और कोई भी डाउट आए तो मेरे को मैसेज आप कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।